दोस्तों, एक और टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। आज थोड़ा सीरियस टॉपिक है कि कायदा क्या है, कानून क्या है, कानून किस लिए है, कानून क्यों है। तो आम आदमी की तरह सोच रहा हूँ मैं, कोई फिलोसोफर की तरह सोच नहीं रहा हूँ या कोई बहुत बड़े महान जज या कोई महान वकील की तरह सोच नहीं रहा हूँ। आम आदमी की तरह कह रहा हूँ कि कानून किस लिए होता है। जरा सोचते हैं। मेरी समझ से कानून एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए होता है, क्योंकि कुछ लोग मजबूत होते हैं और कुछ लोग कमजोर होते हैं। कमजोर लोगों को मजबूत लोगों से के सामने खड़ा होने की ताकत हो कि वो भी जिंदा रह सके, वो भी मार्केट में रहें, उनकी सुरक्षा हो, इसलिए कानून, इस उद्देश्य से कानून बनता है। यानी इंग्लिश में समझाता हूँ, लॉ इज देयर फॉर लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। लॉ इज देयर टू एंश्योर दैट द वीक are not eliminated, that it is not only survival of the fittest। क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पॉलिसी अगर अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हिंसा होती है, उसमें वायलेंस होता है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं वो वीकेस्ट को तो मार ही डालेंगे, और वीकेस्ट भी नहीं तो मीडियम वीक को भी मार डालेंगे। जो स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट, क्विकेस्ट ये लोग हैं वो दूसरों को खत्म ही कर देंगे। इसलिए कायदे कानून, इसलिए क्योंकि समाज में हर किस्म के लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए होता है। अब एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि एक रूम है और ये रूम के अंदर 6 लोग बंद हैं। जेल है, ये जेल में 6 लोग बंद हैं और जेलर खाना रख के जाता है। एक बड़ी थाली पुलाव रख कर जाता है। रोज एक बड़ी थाली पुलाव का रख कर जाता है। एक ही वक्त का खाना मिलता है इन लोगों को। इसमें ये 6 लोगों में कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। हर एक की जरूरत अलग है। किसी को कम खाने से चल जाएगा, शायद बूढ़े को कम खाने से चल भी जाएगा। जो जवान है, जिसकी बॉडी बड़ी है, उसको ज्यादा खाना चाहिए, नहीं तो वो भूख से मर जाएगा। तो अब जो पुलाव की थाली है उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मान लो कि इन्हीं लोगों को व्यवस्था तय करना है कि किस तरह से वो खाने की थाली को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में कैसे बांटेंगे। वो लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि चलो सब लोगों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, और फिर जिसको कम चाहिए तो वो बचा हुआ हिस्सा किसी और को देगा अपनी स्वेच्छा से। तो ये एक तरीके से एक टाइप का कानून बना सकते हैं। दूसरे टाइप का कानून ये बना सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हम लोग कद से जाएंगे। जिसकी कद सबसे बड़ी है, जिसका वजन सबसे बड़ा है, उसको सबसे ज़्यादा देंगे, और जो सबसे छोटा है उसको सबसे कम देंगे। तो ये भी कानून है। इट मे नॉट बी अ फेयर लॉ। कानून फेयर शायद न हो, लेकिन फिर भी कानून है। तो इस तरह का भी कानून बना सकते हैं। अब जो भी कानून बनाते हैं उसको पालना है। वो कानून टूटना नहीं चाहिए। जब तक कानून टूटता नहीं है तब तक उस जेल के कमरे में शांति बनी रहेगी।
जब वो कानून टूटने लगता है तो हिंसा होगी, कमजोर के ऊपर ताकतवर का हमला होगा, आक्रमण होगा, या फिर ताकतवर के ऊपर भी कमजोर का हमला आक्रमण हो सकता है। क्योंकि अगर एक कोई है जो शोषण कर रहा है तो 2-3 लोग जो कमजोर हैं वो उस ताकतवर आदमी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो इस तरह से हिंसा होगी। हिंसा से बचने के लिए कानून बनाया जाता है। अब ये कानून को लेके मैं क्यों लंबा लेक्चर दे रहा हूँ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये न्याय व्यवस्था की जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। तो अब न्याय व्यवस्था क्या कर रहा है, एक बार सोचते हैं। न्याय व्यवस्था में क्या आता है? तो एक तो पुलिस आती है। पुलिस न्याय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, पहला हिस्सा है मैं कहूँगा। किसी बिल्डर ने, अब ताकतवर कौन है, कमजोर कौन है, ये देखते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, जब बिल्डर और फ्लैट बायर की बात आती है तो बिल्डर की ताकत बहुत है। बिल्डर पहले से आपके पैसे ले लेता है, आपसे लाखों करोड़ों रुपए ले लेता है, और जो पेपर चाहिए, जिस तरह के पेपर्स उसे चाहिए, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर्स ले लेता है, आपसे सही करवा लेता है। और आपके पास इतना भी ताकत नहीं है, इतना भी पावर नहीं है कि आप उसके कॉन्ट्रैक्ट के एक शब्द भी बदल सकें या एक लाइन भी बदल सकें। वो बदलने ही नहीं देता। ताकत उसकी उतनी ज्यादा है। 10 फ्लैट ओनर भी मिल जाते हैं या 100 फ्लैट ओनर भी मिल जाते हैं तो भी वो बिल्डर के ताकत से बराबरी नहीं कर पाते हैं। यानी 10 या 100 फ्लैट ओनर से के मुकाबले बिल्डर ताकतवर है, कहना ये चाहता हूँ। अब ये सिचुएशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि बिल्डर्स लोगों को ठगते हैं। क्यों ठगते हैं, कैसे ठगते हैं? वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको इस टाइप का फ्लैट देंगे, उस टाइप का फ्लैट देंगे, इस टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा, इस टाइप का क्लब हाउस होगा, गार्डन होगा, अच्छा वातावरण होगा, वगैरह 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 प्रॉमिसेस देते हैं। लेकिन फिर वो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं करते। तो लोगों का सोचना नॉर्मली क्या सोच है, अगर किसी बिल्डर ने मुझे ये प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस का फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? मैं पुलिस के पास जाऊँगा। आम आदमी की सोच है। मैं उन्हें बताऊँगा, दिखाऊँगा कि देखो मेरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऐसे कहता है, लेकिन बिल्डर ने दिया है कुछ और, बिल्डर ने कहा है कुछ और, दिया है कुछ और, ब्रोशर में दिखाया कुछ और, दिया कुछ और, सैंपल फ्लैट में दिखाया कुछ और, मुझे एक्चुअली दिया कुछ और, या फिर दिया ही नहीं, पोजीशन दिया ही नहीं है अभी तक। पोजीशन का डेट बताया 2015 दिसंबर या 2016 दिसंबर, और आज तक पोजीशन मिला नहीं है। 3-4 साल यानी पोजीशन डेट के बाद भी हो गए और अभी भी हमारा मकान तैयार नहीं है, हमें फ्लैट मिला नहीं है, तो उसका भरपाई करो। लोग इस तरह से कंप्लेंट लेते हैं, कंप्लेंट उनकी फॉर्मुलेट करते हैं, जो कि सही है। अब वो जाना चाहते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस उनकी कंप्लेंट लेती नहीं है। पुलिस उनकी कंप्लेंट इसलिए नहीं लेती है, इस बहाने से या इस कारण से नहीं लेती है कि वो कहती है ये आपका सिविल डिस्प्यूट है, यहाँ पर चीटिंग नहीं हुआ। पुलिस इसे चीटिंग नहीं कहती, आम आदमी इसे चीटिंग कहता है, लेकिन पुलिस इसे चीटिंग नहीं कहती। पुलिस कहती है ये आपका
सिविल डिस्प्यूट है, आप सिविल कोर्ट में जाओ, आप रेरा में जाओ। रेरा में जाने का विषय आता है तो उसका कॉस्ट देखते हैं। वैसे कहने के लिए रेरा में कंप्लेंट करने का कॉस्ट सिर्फ 5,000 है, लेकिन आप अगर 5,000 में कंप्लेंट करके डायरेक्टली रेरा में अगर पहुंच जाओगे तो बिल्डर अपने बड़े बड़े वकील भेजेगा, आप इतने घबरा जाओगे, आपके अगेंस्ट इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स रखे जाएंगे, आप कुछ कह नहीं सकोगे। और रेरा के जो जजेस हैं या रेरा के अथॉरिटीज, जजेस ही कहेंगे चलो, रेरा के जो जजेस हैं वो बिल्डर्स के वकीलों की बात मानते हैं और आपकी बात नहीं सुनते। ये हकीकत है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है जो मैं कह रहा हूँ। बिल्डर के एक चालाक आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये माने जाते हैं, उसके वकीलों के बहुत चालाक आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो माने जाते हैं, वो मान लिए जाते हैं। और आप न्याय, सच्चाई जो भी दिखाओ, यानी जो भी आपके तरफ हो, आप फैक्ट्स को सामने रखते हो, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रेरा अथॉरिटी में अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको वकील रखना पड़ेगा, कम से कम 30-35 हज़ार देने पड़ते हैं। तो आपके 5,000 के फीस और 35,000 या 40,000 के फीस लॉयर के, यानी करीब 40-45 हज़ार का खर्चा हो ही जाएगा। अब आपने अगर 2 लाख दिए हैं, 3 लाख दिए, तो आपको रेरा में जाना फजूल दिखेगा। आपने बड़ा रकम दिया है, कुछ करोड़ों में रकम अगर दिए हैं तो शायद आपके लिए वायबल है, ऑप्शन ठीक लगेगा, क्योंकि 30-35-40 हज़ार। लेकिन जैसे कि कल मेरी एक डिस्कशन हो रही थी, एक बंदे ने लोढ़ा पलावा के पास में एक फ्लैट लिया, उसे पोजीशन मिलने की दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, और उसने करीब 1.5 लाख रुपए दिए हैं, और अब वो पैसे वापस चाहता है। और बिल्डर कह रहा है कि भाई टालम टाल कर रहा है, दूंगा, लेकिन टाल रहा है मामले को। अब ये बंदा मुझसे पूछ रहा था कि पैसे मिलेंगे, तो मैंने कहा 50-50 मिल भी सकते हैं, शायद न भी मिले, आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसने कहा रेरा में जाने का खर्चा कितना होगा। मैंने कहा आप अकेले चले जाओगे तो आपको फेंक देंगे, आप खड़े ही नहीं हो पाओगे, और किसी वकील या कंसल्टेंट को लेके जाओगे तो समझ लो आपका खर्चा 30-35 हज़ार का तो हो ही जाएगा। तो ये बंदा कहता है यार 1.5 लाख है, 1.5 लाख में से 40 हज़ार अगर कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है, केस करने का खर्चा है, तो और वो भी हारने की संभावना है, तो मैं क्यों खर्च करूं। बात तो सही है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग छोटे रकम जो बिल्डर को देके बैठे हैं, उसको लेकर वो लिटिगेट ही नहीं कर सकते। रेरा भी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है। सिविल कोर्ट में जाना होता है, खर्चा और भी बढ़ जाएगा, इससे भी शायद ज़्यादा। तो इस तरह, और न्यायपालिका में बिल्डर के वकीलों की सुनी जाती है। बिल्डर के जो बड़े बड़े वकील हैं, जिनको वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दे के खड़ा करते हैं, बिल्डर अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्डर आपको पैसे वापस नहीं देते, नहीं लौटाते, लेकिन वकीलों को पैसे दे देंगे। और ये एक हकीकत है, एक कड़वा सच है कि बिल्डर वकीलों को पैसे देने से कतराता नहीं है, लेकिन पब्लिक को पैसे नहीं देता है, फ्लैट बायर को पैसे नहीं देता है। अब न्यायपालिका का फर्ज क्या है इसमें,
what is their duty, what is the duty of the courts, what is the duty of the law enforcement machinery, what is the duty of the police। तो फर्ज उनका ये बनता है कि वो ताकतवर बिल्डर और कमजोर फ्लैट बायर के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड बनकर खड़े हो जाएं। ये उद्देश्य है न्याय का और न्यायपालिका का और पुलिस का, न्याय व्यवस्था का। ये उद्देश्य है जो कि वो नहीं कर रहे हैं। ये उद्देश्य का पालन नहीं हो रहा है। हमारी न्याय व्यवस्था लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाती है। हमारी न्याय व्यवस्था बिल्डर को सपोर्ट करती है, ताकतवर को सपोर्ट करती है, ताकतवर का ताकत बढ़ा देती है, कमजोर की कमजोरी बढ़ा देती है, कमजोर को और कमजोर बना देती है। फ्लैट बायर के जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभार अच्छी खबर मिलती है, अच्छे ऑर्डर्स के बारे में पेपर्स में हमें खबर मिलती है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि अच्छे ऑर्डर्स लाने के लिए कितने लाख रुपए या कितने करोड़ रुपए ये फ्लैट बायर्स ने डाल दिए। आप वो अमाउंट्स को एक बार देख लोगे ना, वो हाई कोर्ट में उन लोगों ने जीत हासिल कर ली, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जीत हासिल कर ली, जज ने कुछ कड़कता धड़कता ऑर्डर दे दिया। ये सब हम देखते हैं और खुश होते हैं, लेकिन आप अगर उन्होंने जितना खर्चा किया है वो ऑर्डर लाने के लिए, वकीलों के पीछे जो खर्चा किया है, लीगल कॉस्ट जो लोगों ने बेयर किया है, वो देखोगे तो शायद आपको उतनी खुशी नहीं होगी और आपको लगेगा कि शायद हमारे न्याय व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत है। हमें न्याय व्यवस्था को जागरूक करने की जरूरत है। न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, स्वीपिंग रिफॉर्म्स, जबरदस्त रिफॉर्म्स। थोड़े बहुत रिफॉर्म से नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत सुधार से नहीं चलेगा। सोचिए, सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा ये करने के लिए। सोचिए हम सबको क्या करना पड़ेगा न्याय व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए। गुड नाइट।